हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सीरीज़ को स्टार्ट किया है उसके लास्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीट आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस एंड अदर पीसीएस एग्जामिनेशंस अक्रॉस द इंडिया। तो हम देखते हैं और समझेंगे, उसको डील करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उसको क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 358 से। बिकॉज हमने 357 तक लास्ट वीडियो में कर लिया था, तो ये 358 से स्टार्ट होगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये चीज़ बता दूं कि अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले जा कर के आप उन वीडियोस को देख लीजिए। उसके बाद से आप इसको देख लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज वो आर्टिकल 1 से और उसके बाद के जो भी आर्टिकल्स हैं वहाँ से वो बनाए गए वीडियोस हैं, तो और क्लियर हो जाएंगे। और ये जो है आपका मिड से स्टार्ट हो रहा है ना, तो थोड़ा सा आपको कहीं दिक्कत हो सकती है। तो पहले आप उनको देख लें, फिर आप इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 358 से। ये कह रहा है आर्टिकल 300 कैपिटल ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डैश। तो अगर इस क्वेश्चन के आप आंसर्स को देखेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे, तो ए जो है 44th अमेंडमेंट वो राइट आंसर है इसका। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गिवन था एंड दैट वाज द फंडामेंटल राइट प्रीवियसली प्रायर टू 1978। लेकिन इसको 1978 में बाई 44th अमेंडमेंट हटा दिया गया और इसको रिपील कर दिया गया और इसके बाद से ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है अंडर आर्टिकल 300 कैपिटल ए के अंदर। यह राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा अब। उसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 359 डैश में इम्पोज सच रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन वन स्टेट एंड अदर इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर इसके ऑप्शंस को आप देखेंगे तो बी इज़ द राइट आंसर, पार्लियामेंट। फिर अ टैक्स कैन नॉट बी हेल्ड टू बी अनरीजनेबल मेयरली बिकॉज। इसके ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो डी होगा, ऑल ऑफ देम। It is imposed at a flat rate. It seeks to recover taxes. The rate of an existing tax is enhanced. फिर 361 को अगर आप देखेंगे तो एवरी पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ अ डिफेंस सर्विस और होल्ड्स एनी सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर ऑफ द डैश। तो 361 के ऑप्शंस को अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट इज़ द राइट आंसर। कोई भी डिफेंस सर्विस में है या कोई भी सिविल पोस्ट होल्ड करता है तो वो एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ही होल्ड करता है। प्रेसिडेंट कैन टर्मिनेट हिम। उसके बाद से 362 जो है वो आपका कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द फिक्सेशन ऑफ द एज ऑफ सुपरएनुएशन। तो 362 के अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो डी इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। मैं पढ़ देता हूँ ऑप्शन को। इट इज़ competent for the government to fix any age for the superannuation and to raise or reduce it from time to time. फिर आपका there is no obligation to order retirement as soon as the age of retirement is reached. फिर आपका 363 कह रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स 315 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे तो सी इज़ द राइट आंसर, 1 and 2। मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन इफ रिक्वेस्टेड टू डू बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट मे विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट अग्री टू सर्व ऑल और एनी ऑफ द नीड्स ऑफ द स्टेट। फिर आपका 364 मैंडमस। आप सब जानते हैं जैसे मैंडमस इज़ अ काइंड ऑफ रिट। तो मैंडमस का मतलब यहाँ से मतलब हमसे पूछा गया है यहाँ पे। तो अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे तो सी इज़ द राइट आंसर। इज मैंडमस इज इशूड टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ अ पब्लिक नेचर। फिर आपका 365 द प्रेसिडेंट मे बाई ऑर्डर रिमूव फ्रॉम ऑफिस द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन इफ द चेयरमैन और सच अदर मेंबर।
फिर आप 365 के अगर ऑप्शंस को देखें तो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ देम। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। इज एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट, engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office, is in the opinion of infirmity of a mind or body। फिर 366 कह रहा है द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी कंसल्टेड। 366 के अगर ऑप्शंस को आप देखें तो डी इज़ द राइट आंसर। मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड फॉर सिविल पोस्ट्स, on the principles to be followed in making appointments to civil services and posts and in making promotion and transfers from one service to another service, on all disciplinary matters affecting a person serving under the government of India or the government of a state in a civil capacity। फिर अगर 367 को अगर देखें द एक्सपेंसेस ऑफ अ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंक्लूडिंग सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन शैल बी चार्ज्ड ऑन द डैश। तो 367 के ऑप्शंस को अगर आप देखें तो ए इज़ द राइट आंसर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर आप 368 को देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो 368 में हो जाएगा डी ऑल ऑफ देम, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, डिटरमाइन द कंस्टिट्यूएंसी। जो इलेक्शन कमीशन होता है हमारा, उसी की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इलेक्टोरल रोल्स को बनाए। जैसे कि आप सब ने देखा होगा कि अगर वोटर आईडी आपके पास आता है या फिर आपका वोटर लिस्ट में नाम आता है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है और आपके वोटर आईडी पे भी लिखा रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। तो उस हिसाब से ये जो जिम्मेदारी होती है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है टू प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द वोटर्स। फिर अगर आप देखें तो हर एक 5 साल के बाद अनटिल और अनलेस द असेंबली और द पार्लियामेंट डिजॉल्व्स, उस हिसाब में 5 साल में जनरल इलेक्शंस कराते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उनके द्वारा ही ये डिसाइड होता है कि कब इलेक्शन कराने हैं और कितने फेज में कराने हैं और कहाँ कहाँ कराने हैं। तो ये जो इलेक्शन का सारा काम होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जिम्मे होता है। उसके बाद से जो कंस्टिट्यूएंसी डिटरमाइन करना होता है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। जैसे कि कौन कंस्टिट्यूएंसी जो है विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी होगा, कौन सा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी होगा, पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हिसाब से, वो सब चीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ देम हो जाएगा। 369 को अगर आप देखें तो the elections to the House of the People and the Legislative Assembly of every state shall be on the basis of adult suffrage, means every person who is a citizen of India and who is not less than dash years। तो 369 को अगर ऑप्शंस को आप देखें तो सी इज़ द राइट आंसर, 18 ईयर्स। आप सब जानते हैं कि 18 साल के बाद आप वोट दे सकते हैं और आप वोटर बन सकते हैं ना। फिर आप 370 को अगर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो 370 के अगर ऑप्शंस को आप देखें तो इसमें बी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है, 1, 2 एंड 3। मैं पढ़ देता हूँ ऑप्शंस को। द राइट टू इलेक्ट और टू बी इलेक्टेड थ्रू प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ फंडामेंटल नॉट nor even a common law right, it is a right created by statute and is entirely governed by the statute। An election petition for challenging an election is not an election, not an action at common law or equity। फिर आपका 371 द नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द हाउस ऑफ द पीपल इज डैश। 371 को अगर देखें तो बी इज़ द राइट आंसर, 2। हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उसके द्वारा 2 मेंबर्स को, अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए कि अगर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो फिर 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करके उसका मेंबर बना सकते हैं प्रेसिडेंट, ये उनके पास पावर होती है। अगर 372 को अगर हम देखें तो द गवर्नर ऑफ ए स्टेट में नॉमिनेट डैश मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें सी जो है ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। फिर आपका 373 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो 373 में आप अगर
ए को देखें 1 and 2 इज द राइट आंसर। देयर शैल बी अ कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट टू बी नोन एज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। द कमीशन शैल हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे इंडिया में शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए जो कमीशन बनाया गया उसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना जाता है। और ये कमीशन जो है हमारे शेड्यूल कास्ट के जो भी मेंबर जो भी उस कैटेगरी में आते हैं उनके राइट्स के लिए ये काम करता है। उनको कहीं भी किसी तरह से कहीं अगर उनके राइट्स को वायलेट किया जाता है या उनके राइट्स को छीना जाता है तो उसके लिए ये कमीशन को बनाया गया है। उसके उसके हक के लिए कमीशन कोई भी अगर आदमी अगर उससे सफ़र कर रहा है तो दे मे अप्रोच टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड दे मे गिव द रिलीफ टू द पीपल अग्रीव पीपल। अगर 374 को आप देखें तो उसमें कहा जा रहा है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए यूनियन शैल बी डैश एंड स्क्रिप्ट। तो इसमें अगर बी ऑप्शन को देखें तो हिंदी एंड देवनागरी। तो इसमें जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारा वो हिंदी है और वो देवनागरी स्क्रिप्ट में होना चाहिए। फिर आपका 375 जो है वो कह रहा है द डैश मे बाई लॉ adopt any one or more of languages in use in the state or languages to be used for all or any of the official purposes of that state। 375 के ऑप्शंस को अगर आप देखें तो ए इज़ द राइट आंसर स्टेट लेजिस्लेचर। 376 जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो इसमें जो है सी ऑप्शन जो है बोथ 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। मैं पढ़ देता हूँ। अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैज़ द फंडामेंटल राइट टू कन्वर्स इट्स ओन लैंग्वेज अंडर आर्टिकल 29(1) and article 350 capital A of Indian Constitution directs every state to provide adequate facilities for education at the primary stage in the language minority for children belonging to such a community, and subject to constitutional restraints the court would not interfere with the government's formulation of its languages policy and implementation thereof। तो 376 में जो है आपका वो सी हो जाएगा बोथ 1 and 2। फिर आपका 377 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो 377 में आपका ए इज़ द राइट आंसर बोथ 1 and 2। मैं पढ़ देता हूँ द प्रेसिडेंट में मेक प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ओनली व्हेन ही इज सेटिस्फाइड एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच थ्रेट और एन इमिनेंट डेंजर टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ कॉज्ड बाय एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। फिर आपका द प्रोक्लेमेशन शैल सीज टू बी इन फोर्स एट द एक्सपायरी ऑफ 1 month फ्रॉम इट्स डेट ऑफ इशू अनलेस इट is approved by resolution of both houses before the expiry of that period। फिर आपका 378 while a proclamation of emergency is in operation। तो अगर आप 378 के ऑप्शंस को देखें तो सी इज़ द राइट आंसर बोथ 1 and 2। मैं पढ़ देता हूँ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड to the giving of directions to any state as to the manner in which the executive power thereof is to be exercised। The power of parliament to make laws with respect to any matter shall include the power to make laws on the subjects which is not enumerated in the union list। जैसे कि आप जानते हैं कि जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो जाता है, जब इमरजेंसी लग जाती है तो उस टाइम में जो स्टेट का कंट्रोल हो जाता है वो सेंटर के पास चला जाता है। और जो भी सब्जेक्ट मैटर यूनियन लिस्ट में नहीं आते हैं उनके बावजूद भी जो यूनियन गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, दे में मेक लॉज रिगार्डिंग पर्टेनिंग विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एज वेल एज सेंट्रल लिस्ट। तो वो सारे सब्जेक्ट मैटर पे कानून बना सकता है ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी because it ceases to be a state while the proclamation of emergency is in operation by the government of India or the central government। So the executive power are in the hands of central government। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है और जो भी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो बना सकती है, अगर वो स्टेट लिस्ट में है, सेंट्रल लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है तब भी, नहीं है तब भी। फिर आप 379 को देखें तो वो कह रहा है विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो 379 का जो होगा वो सी इज़ द राइट आंसर बोथ 1 and 2। फिर अगर 380 को देखें इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसीट ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम डैश इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज़ अ रीजन
in which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution, the president may proclaim the emergency in the state due to the failure of constitutional machinery. अगर आप सब जानते हैं कि गवर्नर is the agent of central government and the president in the state. जो गवर्नर होते हैं वो एक तरह से एजेंट का काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट का हमारे स्टेट्स में। तो वो उनकी रिसीट पे उनके जो उनका जो रिपोर्ट होता है वो जो बताते हैं कि हमारे स्टेट में, जैसे कि लेट सपोज आप बिहार का एग्जांपल ले लीजिए। तो बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार के अगर गवर्नर चाहें तो वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रेसिडेंट को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिख सकते हैं कि स्टेट ऑफ बिहार is not consistent with the provisions of the constitution and the constitutional machinery are not working with the sorry according to the provisions of the constitution of India। तो उस केस में क्या होता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो फिर वो उसको लेके और प्रोक्लेम कर सकते हैं इमरजेंसी को, और उसमें स्टेट रूल जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे स्टेट इमरजेंसी को लगा सकते हैं, है ना। तो ये है। उसके बाद से अगर हम 381 को देखें तो इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द इम्प्रॉपर ग्राउंड्स फॉर द यूज़ ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अगर ऑप्शंस को आप देखें थ्रू 381 के तो सी इज़ द राइट आंसर, बोथ वन ए एंड बी। मैं पढ़ देता हूँ। इफ़ द डिसोल्यूशन ऑफ ए स्टेट असेंबली इज सॉट ऑन द ग्राउंड दैट द चीफ मिनिस्टर बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट और क्रीड, इफ़ द स्टेट government is punished by repeated dissolution of its assembly within a short period। फिर अगर आप 382 को देखें, while a proclamation of emergency declaring that security of India or any part of the territory thereof is threatened by war of external aggression is in operation। तो 382 में जो है ए इज़ द राइट आंसर, आर्टिकल 19। 383 को अगर हम देखें, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इशूड अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ देम। मैं पढ़ देता हूँ। मे बी रिवोक्ड और varied by a subsequent proclamation, shall be laid before each house of the parliament, shall cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by resolution of both houses of the parliament। फिर आपका 384 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फाउंड टू बी करेक्ट, तो ए इज़ द राइट आंसर, बोथ 1 and 2, बोथ ए। मैं पढ़ देता हूँ। द प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल बी आंसरेबल टू एनी shall not be answerable to any court for the exercise and the performance of the powers of and duties of his office. No criminal proceedings whatsoever shall be instituted against the president or governor of a state in any court during his term of office। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो प्रेसिडेंट होते हैं या जो गवर्नर्स होते हैं वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, इंडिया के किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। किसी भी उन्होंने जो भी परफॉर्मेंस किया है और जो भी पावर्स और ड्यूटीज़ उनको दी गई हैं तो उसको एक्सरसाइज करने के दौरान जो भी उन्होंने किया है वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उसके लिए आंसरेबल नहीं है। या फिर वो जब तक अपने टर्म में हैं, जब तक वो राष्ट्रपति या जब तक प्रेसिडेंट, जब तक गवर्नर वो हैं, तब तक उन पे कोई भी लेट्स से कि इंस्टीट्यूट केस को इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता है, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को नहीं चलाया जा सकता है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता। इस पर मैं एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा जिसमें कैसे गवर्नर और प्रेसिडेंट को उनके हटने के बाद भी आप नोटिस सेंड कर सकते हो, कैसे आप उनको उन पर केस इंस्टीट्यूट कर सकते हो, कैसे उनको कॉल कर सकते हो कोर्ट में, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। लेकिन उनके टर्म के दौरान वो जब राष्ट्रपति या वो गवर्नर हैं तो उनको उन पे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती और वह किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आंसरेबल नहीं है। इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए।
फिर आप 385 को देखें, द प्रेसिडेंट मे बाय पब्लिक इंफॉर्मेशन डायरेक्ट दैट। 385 के अगर ऑप्शंस को मैं अगर आप देखेंगे तो सी इज़ द राइट आंसर, बोथ 1 and 2। एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट शैल नॉट अप्लाई टू एनी मेजर पार्ट और aerodrome or shall apply thereto, subject to such exceptions as may be specified. Any existing law shall cease to have effect in any major part or aerodrome except as respects things done before the said date, or shall be in application to such port or aerodrome have effect subject to such exceptions as may be specified in the notification. 385 में जो है C is the right answer, both 1 and 2। 386 को अगर देखें, नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ। 386 के ऑप्शंस को देखें अगर आप, तो सी इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एनी जज ऑफ अ हाई कोर्ट। किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में, किसी भी राज्य के स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस हैं या फिर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस हैं, उनके कंडक्ट को लेकर कोई डिस्कशन नहीं किया जा सकता है ना। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। फिर आपका 387 है, वो कह रहा है डैश में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूटेड पावर amend by way of addition, variation or repeal any provision of the constitution in accordance with the procedure laid down in article 368 of Indian Constitution। 387 के ऑप्शंस को अगर आप देखें तो पार्लियामेंट इज़ द राइट आंसर। फिर 388 जो कह रहा है, इफ़ अ बेसिक फीचर सच एज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में बी रिपील्ड बाय द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, द मोड्स हैव सो फार बीन सजेस्टेड। 388 में जो होगा वो डी हो जाएगा आपका आंसर। जैसे मैं पढ़ देता हूँ, रिवॉल्यूशन, रिफरेंडम, पार्लियामेंट कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू अ कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली। फिर 389 को अगर आप देखें, नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शैल अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड अनलेस द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नागालैंड बाय अ रिजोल्यूशन सो डिसाइड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो 389 में जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू नागा कस्टमरी लॉ। फिर अगर 390 को आप देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फाउंड टू बी करेक्ट, तो इसमें हो जाएगा आपका ए, बोथ 1 and 2। मैं पढ़ देता हूँ, ऑल सूट्स अपील्स एंड प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल पेंडिंग इन द फेडरल कोर्ट एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल स्टैंड रिमूव टू द सुप्रीम कोर्ट। द जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द फेडरल कोर्ट डिलीवर्ड और मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट्स एज इफ दे हैड बीन डिलीवर्ड और मेड बाई द सुप्रीम कोर्ट। फिर आप 391 को अगर देखें, द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वॉज नोन एज द डैश ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो 391 में हो जाएगा बी, ऑडिटर जनरल। फिर आप 392 को अगर देखें तो बाय द वर्च्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मे बाई कॉन्स्टिट्यूशन बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 392 में जो ए है इसका राइट आंसर, आर्टिकल 393। फिर है आपका द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टुगेदर विद ऑल इनैक्टमेंट्स अमेंडिंग और सप्लीमेंटिंग द लैटर एक्ट आर हेयर बाय रिपील्ड बट नॉट इंक्लूडिंग द डैश। तो अगर 393 को अगर देखें तो ए इज़ द राइट आंसर, एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949। फिर आपका 394, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द गवर्नर्स पावर ऑफ ग्रांटिंग पार्डन टू एन एक्यूज्ड बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर ट्रायल वॉज मैंशनड। 394 में जो सी होगा वो आपका राइट आंसर है, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वर्सेस राजा राम। फिर अगर 395 को अगर देखें तो गवर्नर्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर बट मस्ट बी एक्सरसाइज विद द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। द प्रोविजन वॉज मैंशन ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 395 में अगर आप देखें तो बी इज़ द राइट आंसर, आर.सी. कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है
तो वो एक ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं, और जब पार्लियामेंट सेशन में आती है तो उसे वो ऑर्डिनेंस जो है वो बिल के रूप में लाकर और उसे एक्ट बनाना होता है, तब जाकर वो कानून के फॉर्म में आता है। सेम जो है लॉजिक और सेम जो है नियम गवर्नर के पास भी अप्लाई होता है। गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, बट जैसे यहाँ पे गिवन है हमारे आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि जो गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो डिस्क्रिशनरी नहीं है, इट मस्ट बी एक्सरसाइज विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उस स्टेट के, उनके एडवाइस पे और ही हमारे जो गवर्नर हैं वहाँ के वो कर सकते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग। वो खुद, उनके पास कोई डिस्क्रिशनरी, कोई विवेकाधीन अधिकार इस मामले में नहीं है। फिर अगर हम 396 को देखें, इफ़ द रूल्स हैव बीन मेड बाय द हाई कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट कैन ऑल्सो अमेंड द रूल्स, द प्रोविजन वाज एसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 396 को अगर देखें तो बी इज़ द राइट आंसर, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर राजस्थान वर्सेस पीपी सिंह। फिर आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट हैज़ बीन मेंशन्ड दैट इन ऑर्गेनाइजिंग और banning a state lottery, the state cannot prohibit the sale of tickets of lotteries organized by other states। ये 397 में अगर देखें तो डी इज़ द राइट आंसर, एच अनराज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फिर आपका 398, इट इज़ द इलेक्शन कमीशन इज ऑफ ओपिनियन दैट हैविंग रिगार्ड टू द disturbed condition of a state or a part of it, free and fair elections cannot be held, it may postpone the election for a reasonable period only distinguished from the cancelling an election altogether। in which of the following cases this given provision was mentioned। तो इसके ऑप्शंस को अगर आप देखें तो बी इज़ द राइट आंसर, यादव रेड्डी वर्सेस इलेक्शन कमीशन। फिर आपका द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 228 इज़ टू मेक द हाई कोर्ट द सोल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन स्टेट अंडर दिस प्रेजेंट आर्टिकल। तो 399 के अगर ऑप्शंस को देखें तो सी इज़ द राइट आंसर 1 and 2। मैं पढ़ देता हूँ, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ हाई कोर्ट टू विड्रॉ from a subordinate court a case which involves a substantial question of law as to the interpretation of the constitution। फिर आपका इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द सबॉर्डिनेट कोर्ट टू रेफर द केस टू द हाई कोर्ट एज सुन एज इट डिस्कवर्स दैट इट इन्वॉल्व सच अ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जैसे ऑप्शंस ने बता रखा है कि हमारे हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट में कोई भी केस पेंडिंग है या ट्रायल में है और उसमें लगता है उसको कि हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट फाइंड्स एंड डिस्कवर्स दैट दिस केस इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ टू बी इंटरप्रेटेड, तो उसको वो लेके और इंटरप्रेट कर सकता है। या फिर अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट को भी लगता है कि इस केस को हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा इंटरप्रेट किया जाना चाहिए बिकॉज इट पोजेसेस द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो उसको वो रेफर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 400 को अगर हम देखें, अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ अ हाई कोर्ट शैल बी मेड बाय द डैश। तो 400 में आपका हो जाएगा बी, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। फिर आपका 401, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट इन हाई कोर्ट्स इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो इसमें हो जाएगा सी 1 and 2। मैं पढ़ देता हूँ, द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट वेस्टेड इन द चीफ जस्टिस बाय दिस आर्टिकल कैनॉट बी अब्रीज्ड बाय द लेजिस्लेचर, द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार कैन बी फिल्ड अप ओनली बाय द चीफ जस्टिस। फिर अगर आप 402 को देखें, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 231 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डैश में बाय लॉ establish a common high court for 2 or more states of and a union territory। तो इसमें जो हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, पार्लियामेंट। फिर आप 403 को देखेंगे, आर्टिकल 232 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ओमिटेड बाय द डैश। फिर आप इसके ऑप्शंस को देखेंगे तो आपका बी इज़ द राइट आंसर, 7th अमेंडमेंट एक्ट। फिर आपका 404, अपॉइंटमेंट्स ऑफ अ पर्सन टू बी एंड द पोस्टिंग्स एंड प्रमोशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन एनी स्टेट शैल बी मेड बाय द डैश। तो इसमें हो जाएगा सी, गवर्नर। फिर आपका 405, आर्टिकल 233 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स अपॉन द गवर्नर सर्टेन स्पेसिफिक पावर्स एज रिगार्ड्स डिस्ट्रिक्ट जजेस नेमली। तो 405 को अगर आप देखेंगे तो ऑल ऑफ देम, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन। 406 को अगर आप देखें तो द कंपीटेंट अथॉरिटी टू रिमूव जुडिशियल ऑफिसर्स इन ए स्टेट इज़ द, ए होगा इसमें आंसर, गवर्नर।
फिर आप 407 को देखें, द वर्ड कंट्रोल इन आर्टिकल 235 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूज्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव सेंस टू इंक्लूड, तो इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम। डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर द प्रिसाइडिंग जजेस, ट्रांसफर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज। फिर आपको 408 में जो है वो कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस कैन बी हेल्ड टू बिलोंग टू जुडिशियल सर्विस, तो इसमें जो है वो कहा, इसमें अगर ऑप्शंस को आप देखें तो सी इज़ द राइट आंसर, लेबर कोर्ट जजेस एंड जजेस ऑफ द इंडस्ट्रियल कोर्ट्स। फिर आप 409 को अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इज फाउंड टू बी करेक्ट, तो सी इज़ द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3 में पढ़ देता हूँ ऑप्शंस को। द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए यूनियन टेरेटरी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी like the governor of a state and is not bound to act on the advice of the council of ministers. The administrator is a delegate of the president and cannot be likened to a governor. The administrator is the medium through which the president exercises the function of administering the union territories. फिर आपका 410, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट द यूनियन टेरेटरी ऑफ दिल्ली शैल बी कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरेटरी ऑफ दिल्ली, तो इसमें हो जाएगा सी, 69th अमेंडमेंट। फिर आपका हु अमंग द फॉलोइंग में प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस इन द यूनियन टेरेटरी ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द लेजिस्लेचर, तो इसमें हो जाएगा सी, एडमिनिस्ट्रेटर। फिर आपका 412 डैश में बाई लॉ कॉन्स्टिट्यूट अ हाई कोर्ट फॉर अ यूनियन टेरेटरी और डिक्लेयर एनी कोर्ट इन एनी सच टेरेटरी टू बी हाई कोर्ट फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पसेस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें हो जाएगा सी इज द दैट इज़ पार्लियामेंट। फिर आप 413 को देखें, द डैश में एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शन एट द विलेज लेवल एट द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइड, 413 में आपका हो जाएगा ए, दैट इज़ ग्राम सभा। फिर आप द 414 को देखें, द डैश में बाय लॉ मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ पंचायत्स, तो इसमें हो जाएगा आपको सी, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव। फिर आपका 415, एवरी पंचायत अनलेस सूनर डिजॉल्व अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स शैल कंटिन्यू फॉर डैश फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स मीटिंग एंड नो लॉन्गर। 415 के ऑप्शन को देखें तो बी इज द राइट आंसर, 5 years। फिर आपका 416, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बी इंडोड टू द पंचायत बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स, तो इसमें आपका हो जाएगा 416 में ऑप्शंस को अगर देखें तो डी इज़ द राइट आंसर, बोथ वन है, ए एंड बी। मैं पढ़ देता हूँ, द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। फिर आपका हु अमंग द फॉलोइंग शैल कंस्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत्स, तो इसमें आपका हो जाएगा बी, गवर्नर। फिर आपका 418, ईच म्यूनिसिपल एरिया शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज टू बी नोन एज, तो 418 में हो जाएगा आपको डी, वार्ड्स। फिर है आपका 419 को अगर आप देखें तो इसमें क्वेश्चन कहा गया है, द नंबर ऑफ सीट्स विच आर रिजर्व फॉर वुमेन इन एवरी म्यूनिसिपैलिटी इज, तो उसमें आपका हो जाएगा सी, 1/3 ऑफ टोटल नंबर्स। फिर आपका 420, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज कंडक्ट द इलेक्शन टू द म्यूनिसिपैलिटी, तो ये हो जाएगा ए, स्टेट इलेक्शन कमीशन। फिर आपसे कहा गया है 421 में, द पार्लियामेंट में बाय लॉ form within the state of Assam an autonomous state comprising all or any of the tribal areas, which of the following is are created for the administration of autonomous state, तो इसके अगर ऑप्शंस को आप देखें 421 के, तो सी इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। मैं पढ़ देता हूँ, अ बॉडी वेदर इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड टू फंक्शन एज अ लेजिस्लेचर फॉर द ऑटोनॉमस स्टेट, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर आपका 422, देयर आर टोटल डैश सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट, तो 422 को अगर आप देखें तो इसमें ए इज़ द राइट आंसर, 99। फिर आप यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो हमारा यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, ये जो है आपको 7th शेड्यूल में गिवन है, और इसमें आपको ये मालूम पड़ता है इस लिस्ट से कि कौन से अधिकार राज्यों के पास है, कौन से अधिकार केंद्र के पास है, और कौन से अधिकार राज्यों और केंद्र दोनों के पास है जिस पे वो कानून बना सकते हैं। जैसे कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची,
केंद्रीय सूची और राज्य सूची। तो इसमें आपको ये मालूम पड़ता है कि जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। और अगर आप सेंट्रल की बात करें, अगर आप यूनियन लिस्ट की बात करें तो उसमें आपका हो जाएगा डिफेंस, उसमें हो जाएगा आपका नेवल आर्मी, उसमें आपका हो जाएगा कॉइनेज सिस्टम, उसमें आपका हो जाएगा फॉरेन अफेयर्स। तो इन सारे मैटर्स पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बना सकता है। तो इस तरह से डिसाइड होते हैं ये चीज़ें। फिर आपका 423 जो है, सब्जेक्ट्स लाइक पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस आर इंक्लूडेड इन द। तो इसमें अगर आप ऑप्शंस को देखें तो सी इज़ द राइट आंसर, स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट में आती है वो पब्लिक हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं पुलिस जो होती है वो स्टेट सब्जेक्ट होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट जो कानून चाहे वो पुलिस के रिगार्डिंग बना सकती है। फिर आप 424 को देखें तो इसमें कहा गया है आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डैश पावर्स एज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स विद रेफरेंस टू द डिफरेंट लिस्ट्स इन द 7th शेड्यूल। तो 424 के ऑप्शंस को अगर आप देखें तो इज द राइट आंसर लेजिस्लेटिव। फिर आपका 425 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो इसमें हो जाएगा आपका ए, बोथ 1 and 2। मैं पढ़ देता हूँ। इफ़ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज़ डिक्लेयर्ड बाय रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स present and voting that is necessary in the national interest that parliament should make laws with respect to any matter enumerated in the state list specified in the resolution, it shall be lawful for parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India. A resolution passed shall remain in force for such a period not exceeding 1 year as may be specified therein. फिर आपका 426 वो कह रहा है इफ़ द पार्लियामेंट एंड एनी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर मेक लॉ ऑन अ सेम ऑब्जेक्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, द लॉ मेड बाय डैश शैल प्रिवेल। तो 426 को अगर देखें तो बी इज़ द राइट आंसर, पार्लियामेंट। एक चीज़ मैं आपको वहाँ पे बता दूँ कि जब भी स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में यूनियन लिस्ट जो होता है उनमें अगर किसी सब्जेक्ट मैटर पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसमें जो है पार्लियामेंट जो है वो प्रिवेल करेगा। यूनियन लिस्ट मतलब स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में अगर कभी किसी कानून को लेके अगर कन्फ्लिक्ट हुआ या कुछ उनके बीच में ऐसा हुआ कि जिसमें ये मैटर आ जा रहा है कि कौन सा कानून प्रिवेल करेगा, किसको रहना चाहिए, तो जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है इट शैल प्रिवेल, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। फिर अगर 426 को देखें, हाँ इसको तो हमने कर लिया ना। 427 को देखें, जैसे ये कह रहा है स्टेट लॉ में बाय रिपग्नेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो इसमें जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। मैं पढ़ देता हूँ। व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू प्रोविजंस, सेकेंड है आपका though there may not be any direct conflict between the union and state legislation where it is evident that union parliament intended its legislation to be a complete and exhaustive code relating to the subject, it shall be taken that the union law has replaced the state legislation relating to the subject. फिर आपका for which of the following statements regarding control of the union over states in certain cases are found to be correct। तो 428 के अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे तो सी इज़ द राइट आंसर, बोथ 1 and 2। मैं पढ़ देता हूँ। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ direction to a state as to the construction and maintenance of means of communication declared in the direction to be of national or military importance. The executive power of the union shall be extended to the giving of direction to a state as to measures to be taken for the protection of the railway within the state। फिर आपका 229 द डैश में विद द कंसेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट ईदर कंडीशनली और अनकंडीशनली टू द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स। तो 429 में जो हो जाएगा बी हो जाएगा आपका गवर्नर। फिर आपका 430 रिगार्डिंग आर्टिकल 262 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो इसमें आपका हो जाएगा ए,
बोथ ए एंड बी मैं पढ़ देता हूँ। पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ द वाटर्स और इन एनी इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली। पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड दैट नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट शैल एक्सरसाइज jurisdiction in respect of any such dispute or complaints as in referred to। फिर है आपका 431, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ड्यूटीज़ ऑफ एन इंटर स्टेट काउंसिल। तो अगर इसके ऑप्शंस को आप देखेंगे तो 431 में आपका हो जाएगा डी, दैट ऑल ऑफ देम। मैं पढ़ देता हूँ। इंक्वायरिंग इनटू द एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट्स विच मे हैव अराइजन बिटवीन स्टेट्स, इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट्स इन विच सम और ऑल ऑफ द स्टेट्स और द यूनियन एंड one or more of the states have a common interest, making recommendations upon any such subject and in particular recommendation for the better coordination of policy and action with respect to that subject, and all of them is the right answer। 432 current, no monies out of the consolidated fund of India or consolidated fund of a state shall be appropriate except dash। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। फिर आपका टैक्सेस ऑन सर्विसेज शैल बी लिविड बाय द, इसमें आपका हो जाएगा ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर आपका इन आर्टिकल 274 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एक्सप्रेशन टैक्स और ड्यूटी इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड मीन्स, तो इसमें आपका हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। मैं पढ़ देता हूँ। अ टैक्स और ड्यूटी ऑन द होल और पार्ट ऑफ नेट प्रोसीड्स वेयर ऑफ आर असाइंड to any state, or tax or a duty by reference to the net proceeds whereof sums are for the time being payable out of the consolidated fund of India or to any state। फिर आपका 435, द कंडीशंस विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर आर्टिकल्स 277 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बी अप्लाइड आर। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द। मैं पढ़ देता हूँ। दैट देयर इज अ टैक्स विच वॉज लॉफुली लेविड बाई अ लोकल अथॉरिटी फॉर द पर्पसेज ऑफ अ लोकल एरिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट द आइडेंटिटी ऑफ द टैक्स इज नॉट ऑल्टर्ड, दैट द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज नॉट ऑल्टर्ड। फिर आपका 436, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन टू मेक recommendations to the president as to dash। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। मैं पढ़ देता हूँ। द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस विच आर टू बी और मे बी डिवाइडेड बिटवीन देम एंड द एलोकेशन बिटवीन स्टेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ सच प्रोसीड्स, द प्रिंसिपल्स विच वुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर आपका 437, वो कह रहा है द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट शैल बी रेगुलेटेड बाय द रूल्स मेड बाय डैश। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, दैट इज गवर्नर। फिर आपका 438, नो लॉ ऑफ ए स्टेट शैल इम्पोज और ऑथराइज द इम्पोजिशन ऑफ अ टैक्स ऑन द सेल ऑफ और परचेज ऑफ अ गुड्स वेयर सच सेल और परचेज टेक्स प्लेस। तो इसमें आपका हो जाएगा 438 में सी, बोथ ए एंड बी। मैं पढ़ देता हूँ। आउटसाइड ऑफ द स्टेट इन द कोर्स ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स इनटू और एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फॉर आपका 439, वो कह रहा है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स टू बोरोइंग अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द डैश। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, तो इसमें आपका हो जाएगा ए, बोथ 1 and 2। मैं पढ़ देता हूँ। इट इज़ एन incident of sovereignty according to which all property movable or immovable vests in the government in absence of an higher or successor known as escheat। फिर आपका when a claim of escheat is put forward by government, the onus lies heavily upon the government to prove the absence of any higher of the deceased anywhere in the world। फिर आपका 441, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड इन द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी एक्सप्रेस टू बी मेड बाय द डैश। तो इसमें आपका हो जाएगा 441 में बी, दैट इज प्रेसिडेंट। फिर आपका 442, ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी डैश। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, दैट इज फ्री। और ये आपका गिवन कहाँ है, आर्टिकल 19 में। फिर आपका 443, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन आर्टिकल 301 और आर्टिकल 303 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट लेजिस्लेचर में बाय लॉ। तो इसमें आपका हो जाएगा 343 में ए, दैट बोथ ए एंड बी। मैं पढ़ देता हूँ। द
impose on goods imported from other states or union territories any tax to which similar goods manufactured or produced in that state are subject. So however, as not to discriminate between goods so imported and goods so manufactured or produced, impose such reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse with or within the state as may be required in the public interest. फिर अगर आप 444 को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फाउंड टू बी करेक्ट, तो इसमें आपका हो जाएगा सी, दैट 1 and 2 मैं पढ़ देता हूँ. रिक्रूटमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म एंड इंक्लूड्स एनी मेथड प्रोवाइडेड फॉर इंडक्टिंग ए पर्सन इन द पब्लिक सर्विस. अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, डेप्यूटेशन आर ऑल वेल नोन मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट. फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फाउंड टू बी करेक्ट, तो 445 में आपका हो जाएगा डी, दैट बोथ ए एंड बी. मैं पढ़ देता हूँ. सबऑर्डिनेट रेफर्स टू सबऑर्डिनेट इन रैंक नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ फंक्शन. फिर आपका एनी रूल विच सीक्स टू वेस्ट द पावर ऑफ डिसमिशल इन एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट इन रैंक इन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी शैल टू वॉइड. फिर आपका 446 पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द रिक्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज ऑन द रिजोल्यूशन डिक्लेयर्ड बाय दैट. तो 446 को अगर आप देखेंगे तो बी इज द राइट आंसर, काउंसिल ऑफ स्टेट. फिर आपका 447 जो है वो कह रहा है द चेयरमैन और अदर मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय. तो 447 में आपका हो जाएगा ए, दैट इज प्रेसिडेंट. जो भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन होते हैं या अदर मेंबर्स होते हैं वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. फिर आपका 448 वो कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग में बाय रेगुलेशन डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशन एंड देयर कंडीशन ऑफ सर्विस. 448 में आपका हो जाएगा बी, दैट इज गवर्नर. फिर आपका 449 विच अमंग द फॉलोइंग्स हैज़ द पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. तो इसमें आपका हो जाएगा बी, स्टेट लेजिस्लेटिव. फिर आपका 450 ये कह रहा है द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ टू बी सबमिटेड टू द डैश. तो इसमें हो जाएगा आपका बी, प्रेसिडेंट. फिर आपका 451 द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन इंटरफेयर विद एन ऑर्डर ऑफ इलेक्शन कमीशन. तो इसमें आपका हो जाएगा 451 में डी, दैट ऑल ऑफ देम. मैं पढ़ देता हूँ. वेयर इट इज़ कंट्रारी टू द लॉ इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 327 इफ़ द ऑर्डर इज़ आर्बिट्ररी, इफ़ इट इज़ इफ द ऑर्डर इज एबरेंसी. फिर आपका इट इज़ विदाउट और इन एक्सेस ऑफ कमीशंस जुरिस्डिक्शन. फिर ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम इज़ द राइट आंसर. 452 कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव्स. इसमें आपका हो जाएगा ए, दैट इज़ पार्लियामेंट. फिर आप 453 को देखें सीट शैल बी रिजर्व इन द हाउस ऑफ द पीपल फॉर. तो इसमें आपका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, द शेड्यूल ट्राइब्स फॉर द इन द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम एंड ऑल ऑफ देम. हमारे हाउस ऑफ द पीपल जिसको लोकसभा भी बोला जाता है उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल ट्राइब्स जो कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम के हैं उनके लिए रिजर्व सीट्स होते हैं वहाँ पे, है ना. 454 को अगर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फाउंड टू बी करेक्ट, तो इसमें आपका हो जाएगा ए, बोथ ए एंड बी, 1 and 2. मैं इसको पढ़ देता हूँ. द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सीट्स रिजर्व फॉर एनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम शैल नॉट कंप्राइज एनी एरिया आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट. नो पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब फॉर एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम शैल एलिजिबल फॉर सर इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फ्रॉम एनी कंस्टिट्यूएंसी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. फिर आपका 455 द प्रोविजंस ऑफ द constitution relating to the reservation of the seats for the scheduled caste and scheduled tribes in House of the People and state legislative assembly and the representation of Anglo-Indian community shall cease to have effect on the expiration of a period of a dash from the commencement of the constitution. इसमें आपका हो जाएगा C, that is 60 years. फिर आप अगर 456 को देखेंगे तो इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज द ड्यूटी ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट्स.
तो इसके अगर ऑप्शंस को आप देखें तो 456 में हो जाएगा डी, दैट ऑल ऑफ देम मैं पढ़ देता हूँ। ए, टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल कास्ट, टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डिप्राइवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट। फिर आपका टू पार्टिसिपेट एंड वाइस ऑन द प्लानिंग process of socio-economic and development of the scheduled castes and all of them, तो all of them is the right answer। फिर आपका 457 वह कह रहा है द डैश में बाई ऑर्डर अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, दैट इज़ द प्रेसिडेंट। फिर आपका 458 विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी द ड्यूटी ऑफ कमीशन कंस्टिट्यूटेड टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। तो इसमें आपका हो जाएगा, अगर इसके ऑप्शंस को अगर आप देखें 458 के, तो डी इज़ द राइट आंसर। ऑल ऑफ द मैं पढ़ देता हूँ। द प्रोग्रेसिव यूज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज ऑफ द फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ यूनियन, रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल और एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन। फिर आपका है द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स टू बी यूज फॉर एनी ऑफ मोर स्पेसिफाइड पर्पसेस ऑफ द यूनियन। अगर आप 459 को देखें, ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट शैल बी इन डैश लैंग्वेज। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, दैट इज़ इंग्लिश। जो हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं या हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैं, उनमें जो लैंग्वेज चलती है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होती है ना। तो अगर आप 460 को देखें, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द डैश टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। तो अगर 460 का अगर ऑप्शंस को आप देखें तो बी इज़ द राइट आंसर, यूनियन। जैसा कि आप सब ने देखा दोस्तों कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लास्ट वीडियो था और हमने टोटल 460 क्वेश्चंस कर लिए हैं अभी तक। और मुझे जहाँ तक लगता है एंड आई बिलीव दैट दिस 460 क्वेश्चन इज़ एग्जॉस्टिव टू क्रैक एनी सर्विसेज, बी इट अ जुडिशियल सर्विसेज, बी इट IAS IPS UPSC एग्जामिनेशंस, बी इट अ PCS सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। तो आपने अगर इस 460 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया, इसको समझ लिया, तो आप किसी भी एग्जामिनेशंस में बैठ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको अच्छे से जवाब दे पाएंगे और उसको अच्छे से आंसर करके आप कोई भी जुडिशरी या अदर एग्जामिनेशंस जो पूछे जाते हैं जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आप ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और कौन से सब्जेक्ट्स पे सीरीज़ चाहिए, तो हम उसको लेकर के आएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज किया उसको कि आप जैसे कि हिंदू लॉ हो गया, कमर्शियल लॉ हो गया, उस पर भी आप वीडियोज़ लेके आइए। तो हम उसको बहुत जल्द ही ट्राई करेंगे कि लेके आ जाएं और आप सबके लिए वो भी बेनिफिशियल होगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियो ईजिली। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपने को साकार करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट।